प्रयोजनवाद की जाए तो दर्शन में प्रयोजनवाद जैसा नाम से स्पष्ट है कि सबसे पहले प्रकृतिवाद पे आते हैं। प्रकृतिवाद जैसा नाम से स्पष्ट है नीचे कि इसका मानना है कि वास्तविक संसार भौतिक संसार है और इसी कारण हम प्रकृतिवाद को भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को ही उत्तरदायी मानता है। ठीक है, इस रचना के पीछे दूसरा कोई नहीं, प्रकृति ने हम सबकी उत्पत्ति किया है। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक हैं। थॉमस एंडलैग ने प्रकृतिवाद की परिभाषा दी है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। यानी जो दिखता है वही वास्तव में है, वही वास्तव रियलिटी है, जो नहीं दिखता उसका अस्तित्व नहीं। आईबी पैवी का मानना है कि प्रकृतिवाद विज्ञान का दार्शनिक विचार है जिसमें दार्शनिक समस्याओं के निराकरण हेतु विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह आदर्शवाद के विपरीत है जो मन को पदार्थ के अधीन मानकर विश्वास करता है कि वास्तविक सत्ता आध्यात्मिकताओं का पदार्थ में निहित है। यह आईबी पैवी का कहना। इस वार्ड के कहना है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च स्थान देता है। इनके अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता है जो अपने नियमों द्वारा संचालित होती है और उसी के द्वारा निर्धारित होती है। ये कथन है। ब्राइस की बात करें तो ब्राइस का कहना है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अध्यात्म का बहिष्कार कर दें तो जो रियलिटी है वही प्रकृतिवाद है। तो दार्शनिक प्रकृति की व्याख्या सामान्यतः इस रूप में करते हैं कि सामान्य एवं स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जिनकी रचना या निर्माण में का शून्य योगदान है वही प्रकृति है। यानी प्रकृति की रचना मनुष्य ने नहीं की, प्रकृति की रचना स्वयं हुई। तो इसके साथ ही कुछ दार्शनिक विचारधारा मानते हैं कि प्रकृति वह है जो सर्वत्र है तथा सर्वदा विद्यमान है और इसकी गतिविधियां निश्चित एवं प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। प्रकृतिवाद की विषय की प्रकृति ही वास्तविकता है, मन शरीर में कोई अंतर नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान पर बल देता है, वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। प्रकृति ही वास्तविक सत्ता है, मानव प्रकृति का ही अंग है, इसका ये मानना है। मूल्य प्रकृति में ही निहित है। इनका कहना है कि मूल्य का निर्धारण अनुसार समाज द्वारा होता है, जबकि प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है और यदि मानव मूल्यों की प्राप्ति चाहता है तो उसे प्रकृति से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। यानी प्रकृति से परे मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जो इसका अंतर संबंध है प्रकृतिवाद और शिक्षा, तो प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका मत था कि शिक्षा अध्यापक के हाथों से संचालित की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसका संगठन व्यक्ति या बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल किया जाना चाहिए, अध्यापक के अनुकूल नहीं। और जो विचार देते हैं यह है कि प्रकृति के अनुसार शिक्षा दीजिए, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु चाहिए, प्रकृति की ओर लौटो, बालक की खुशहाली पर बल दो, बालक की स्वतंत्रता पर बल दो, मूल प्रवृत्तियां शिक्षा का आधार हो, इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बने और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करो। जो नेचर है, प्रकृति है, उससे सीखो। ये बात शिक्षा के जो उद्देश्य थे कि आत्मरक्षा चाहिए। 5 मुख्य क्रियाएं बताई गई कि आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह और अवकाश का सदुपयोग। विद्यालय जाने आ जाने मात्र से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख लेंगे, ऐसी बात नहीं। ये किस पे बल देते हैं? आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह एवं अवकाश।
सदुपयोग। रूसो का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव को प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने ये बनाना है। इनका फिर विचार तो अलग से भी पढ़ेंगे। शिक्षा के द्वारा हम मानव में कुछ नया उत्पन्न नहीं करते, पर मानव की मौलिकता को बनाए रखने का सिर्फ प्रयास मात्र करते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य जो बताए गए हैं यह है प्रगतिवाद में कि शिक्षा बालक को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार किया जाता है कि वह नेचुरल लाइफ जी सके। बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास किया जाता है। बालक को जीवन संघर्ष के योग्य बनाया जाता है। बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास किया जाता है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण किया जाता है। बालक का आत्म संरक्षण एवं आत्मसंतोष की प्राप्ति कराई जाती है। अब प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां पर क्या होना चाहिए? तो प्रकृतिवाद में जो शिक्षण विधि होगी, खेल द्वारा शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट विधि के अपनाने पर बल दिया गया कि करके बच्चे ज्यादा सीखेंगे। हाँ, प्रकृतिवाद के पीछे जो शिक्षक है वो कैसे हैं? तो रूसो के अनुसार अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे होता है ना। इसका मान प्रकृतिवाद सिद्धांत का मानना है। और इसके विचार कौन दिए थे? ये विचार किनका है? तो रूसो का है। शिक्षक का कार्य बालक के उचित विकास हेतु वातावरण की रचना करता है और उस वातावरण में बालक को स्वतंत्र छोड़ देता है। पर्दा पर बालक को खुद एक्ट करना है, शिक्षक एक्ट नहीं करेगा। कुछ विचारक अध्यापक को एक निरीक्षण करता मत, एक ऑब्जर्वेशन में मानते हैं, जिसका कार्य बालक के स्वाभाविक विकास का निरीक्षण करना है और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि अध्यापक का उत्तरदायित्व सिर्फ बालक की प्रकृति को समझना है। अब है प्रकृतिवाद और विद्यालय, यह भी टॉपिक ऐड किया है। तो विद्यालय के संबंध में प्रकृतिवादी सह शिक्षा का समर्थन करते हैं, सह शिक्षा को एजुकेशन का, और प्रचलित परीक्षाओं का विरोध करते हैं जिससे बच्चों का स्वाभाविक विकास हो। शिक्षा में प्रकृतिवाद की क्या देन है? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, खेल की प्रमुखता, सब प्रकृतिवाद से आया है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी भी लगी है। पुस्तकीय ज्ञान को हटाकर अनुभव द्वारा सीखने पर बल, जो हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा, जो शिक्षा का अध्यापक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, बाल मनोविज्ञान को सीखना। जन शिक्षा का प्रसार हो ही रहा है पब्लिक, और स्त्री शिक्षा का समर्थन यह भी हो रहा है। इस प्रकार प्रकृतिवाद जो है वह शिक्षा जिस क्षेत्र में ले जाना चाहता है, जो उसका सिद्धांत है, उस सिद्धांत का अनुपालन आज भी होती हुई दिखाई देगा। अब हम लोग आते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा का चिंतन विचारधारा है। मानव संस्कृति का जब से विकास हुआ उसकी इस बात में आस्था रही कि प्रकृति तत्व आध्यात्मिक है, और जब हम प्रकृति की सत्ता को तिरस्कृत करते हैं तो हम मन या आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं, तो हम आदर्शवादी दर्शन होते हैं। जस्ट उसका विभोज होगी, उसमें अध्यात्म को नहीं लेना है, प्रकृति को लेना है, और इसमें प्रकृति को नहीं लेना, अध्यात्म को लेना, जो हमारा वही होगा। रोज का क्या कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, है कि मन या आत्मा ही सत्य का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। इस संबंध में ब्रूबेकर का मानना है कि इस जगत को समझने के लिए मन को केंद्र बिंदु माने, और इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। एंडरसन का मानना है कि भी आध्यात्मिक व्यक्ति का मजबूत होता है, और आध्यात्मिक मूल्य जीवन के तथा मनुष्य के पूर्ण पहलू है। एक तत्व ज्ञानी आदर्शवादी का विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से पैदा होता है। व्यक्ति और जगत दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है, और भौतिक जगत की व्याख्या। इसके अनुसार जिस चीज में मन की विव्यक्ति हो उसमें व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं। यदि आपका मन में प्रकृति में मौजूद है, वो कितना भी मूल्यवान क्यों नहीं है, लेकिन मन आपकी उसकी ओर नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं। सबका अपना अपना मत है दर्शन का। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या थी? भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में ही नहीं है, ब्रह्मांड भौतिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड है क्या? तो मानव के
मस्तिष्क में ही है। इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ये आदर्शवाद का मानना था। विभिन्नता में एकता है, ठीक है, जो ईश्वर का आभास कर लेते हैं और व्यक्तित्व के विकास पर यह बल देता है। मनुष्य प्रकृति में संश्लेषण करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आदर्शवाद और शिक्षा का क्या आपस में संबंध है? तो रस्क के कथनानुसार शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का चित्र विशाल बन जाता है और उसके द्वारा जाति के विचारों कृति की सुरक्षा की जाती है और उसे नई परिस्थितियों के ढांचे में ढालकर गतिशील बनाया जा सकता है। मानव व पशु में अंतर इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि मानव अपने आप को वातावरण का अनुरूप ढाल लेता है, लेकिन पशु अपने प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन शिक्षा के बिना भी कर सकता है, ठीक है। यानी प्रकृति ही सत्य होता है, तो फिर मानव पढ़ लिख कर भी एडजस्ट करता है और पशु एडजस्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो है सांस्कृतिक वातावरण से अनुकूलन हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार हम सामाजिकरण या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है कि बालकों को गुणों से परिपूर्ण करना। साथ ही शिक्षा वह है जो सिर्फ बालक के सीमित नहीं रहती, वरन बालक को विकसित करके समाज का विकास करना चाहती है और आवश्यकता पड़ने पर समाज सुधारने का प्रयास करती है। शिक्षा का उद्देश्य है इसमें आत्मानुभूति का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, समाज हित का उद्देश्य। और शिक्षा के दो उद्देश्य बताता है, संप्रेषण और विकास के लिए प्रावधान। बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करता है। आदर्शवाद जड़ प्रकृति की अपेक्षा का महत्व बताता है कि मनुष्य ज्यादा महत्व है प्रकृति की अपेक्षा। आदर्श में किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं? तो वाद विवाद, आख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, अनुदेशन प्रणाली। कौन कौन? वाद विवाद, आख्यान विधि, आगमन और निगमन विधि, अनुदेशन प्रणाली। आदर्शवादी शिक्षक कैसे होते हैं? तो वे शिक्षक के स्थान पर विशेष जोर देते हैं। यानी शिक्षा बाल केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित हो जाती है। अध्यापक विद्यार्थी की विकास पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, उसे आध्यात्मिक चेतना का स्रोत बनाते हैं। इसके अनुसार आदर्शवाद का मूल्यांकन कैसे होता है? शिक्षा दर्शन के रूप में शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम से परिचित कराता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, चारित्रिक एवं नैतिक, सामाजिक आदि विकास करने पर जोर देता है। शिक्षण विधियों में पेस्टालोजी की अभ्यास एवं आवृत्ति विधि और हार्वर्ड की पंचपदीय महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन को महत्वपूर्ण माना है और स्वशासन पर बल दिया है, स्वयं के शासन पर बल दिया है। इस प्रकार आदर्शवाद सामान्य शिक्षा सबके लिए का समर्थक है, लेकिन शिक्षा के अन्य भागों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रयोजन